तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में आपने करंट क्या होता है, विद्युत धारा, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र 1 एम्पियर की परिभाषा, और उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट की परिभाषा। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, ओम का नियम। अब ओम का नियम बताने से पहले जो चीज हमने पहले देखी थी उससे थोड़ा सा पहले रिलेट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने ये सुना कि यदि मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 2 टर्मिनल हैं, 2 बिंदु हैं ए और बी। यदि बिंदु ए, पॉइंट ए का विभव बी से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे, या आवेश कहां से कहां जाएगा। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। यदि इसका विभवांतर ज्यादा है, इसका विभवांतर कम है, तो विद्युत आवेश प्लस से यानी कि ए से बी की ओर जाएंगे। और इसी को हमने कहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो इसे अब हम विद्युतीय सेल से थोड़ा कंपेयर करते हैं। यह आपका चालक है, इसे लगाया हमने विद्युत सेल से। ये विद्युत सेल का धनात्मक यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका उसका नेगेटिव टर्मिनल। यह आपका चालक है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां घूम रहे हैं। जैसे ही आपने इस चालक को एक विद्युत सेल से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, होगा क्या। पिछले लेक्चर में ये देखा कि समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि सेम अगर आवेश अपोजिट हो तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यदि यह चालक है, इसमें प्रचुर मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब यह नेगेटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव चार्ज ये इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, और इसको धक्का देगा, और वहीं पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर ट्रेवल करेंगे एक दिशा में। एक काम करते हैं, अच्छा ये क्या है आपका विद्युत सेल, जिसको दिखाते हैं वोल्ट से। इसका जो वोल्टेज है विभवांतर है कुछ वोल्ट। समझिए कि 1.5 वोल्ट की बैटरी जो आप खरीदते हैं मार्केट से, उसका विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट। तो मैंने उसकी एक बैटरी यहां लगाई, इसमें से कुछ करंट फ्लो हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड गए। अब मैं करता हूं कि मैं यहां पर एक और बैटरी लाता हूं और एक बैटरी और कनेक्ट कर देता हूं यहां पे। मतलब 1.5 वोल्ट पहले था, मैंने एक और 1.5 वोल्ट लगा दिया। सो अब टोटल वोल्टेज जो हो गया वो बढ़ गया 3 वोल्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पहले 1.5 वोल्ट की बैटरी थी जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कर रही थी, रिपल कर रही थी, प्रतिकर्षण कर रही थी, और यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको अपनी ओर खींच रहा था। अब हो ये रहा है कि अब वही काम 1.5 की बजाय 3 वोल्ट की बैटरी से कराया जा रहा है। तो क्या लगने वाला प्रतिकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा या ज्यादा, लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर कम होगा या ज्यादा। लॉजिकल बात है कि अगर ज्यादा आप वोल्ट लगा रहे हो, अब यहां से ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होंगे, नो डाउट। एक परिभाषा बताई गई थी पिछले लेक्चर में, I बराबर Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। I क्या है करंट, Q क्या है आवेश चार्ज, T क्या है टाइम। यदि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब विद्युत आवेश जो यहां से यहां जा रहे हैं, जो चार्जेस यहां से यहां मूव हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो I बढ़ेगा। यही बात बताई थी ओम ने। ओम ने यह कहा था कि यदि
वोल्टेज को बढ़ाया जाए, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस को बढ़ाया जाए, तो कंडक्टर में से यानी कि विद्युत चालक में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो बढ़ेगा। तो ओम का लॉ था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? इसको आपने यहां से देखा बेसिक से कि कैसे वोल्टेज को बढ़ाने पर जो विद्युत आवेश है यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव हो रहे हैं। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो और चार्जेस मूव हो रहे हैं, तो मतलब करंट और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है? चार्जेस की फ्लो की रेट, चार्जेस के प्रवाह की दर। चार्जेस बढ़ा रहे हो आप, अगर ज्यादा चार्ज अगर मूव हो रहे हैं तो करंट बढ़ेगा। और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ाया। इसका मतलब वोल्टेज और करंट, विभवांतर और विद्युत धारा परस्पर समान अनुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही था ओम का नियम, जो कि आपके बुक में से दिया गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तनशील रखी जाए तो उस चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों ओर लगाए गए विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर remain constant, then the current flowing through the conductor is directly proportional to applied voltage और potential difference। यह है आपका ओम का लॉ, ओम का नियम। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ओम का लॉ क्लियर है कैसे? तो ओम ने बोला कि V और I परस्पर समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, जो कि हमने यहां पे एक्सपेरिमेंट से पीछे देखा, समझा। अब इस समान अनुपात यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है उसको हटाने के लिए हमें एक लिखना पड़ेगा यहां पर, कोई कांस्टेंट, कोई स्थिरांक, कोई यहां पर स्थिरांक हमें लिखना पड़ेगा। तो V बराबर समथिंग इंटू I, और इसी को उन्होंने कहा कि ये R है। मतलब V बराबर I R। अब यहां पे R क्या है? इसी R को कहते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओमेगा, ओमेगा या ओम। तो यहां पर हो जाएगा R की यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो कि है ओम। सो ये क्लियर है? V प्रोपोर्शनल टू I है, V इज इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर, जहां पे R क्या आपका रेजिस्टेंस है। अब यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कभी भी आप किसी चीज को किसी परिभाषा से सूत्र ला सकते हैं, और सूत्र को अगर आप उसकी SI प्रणाली में लिख दीजिए तो अगली परिभाषा बन जाती है। जैसे यहां पर V की इकाई क्या है? वोल्टेज। I की इकाई एम्पियर, R की इकाई यूनिट ओम। तो यदि आपको 1 ओम को डिफाइन करना हो, 1 ओम को परिभाषित करना हो, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। यदि किसी चालक पर लगाया गया विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। If the applied potential difference is 1 volt and the current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is known to be 1 ohm. Okay. ये हो गया 1 ओम की डेफिनेशन, ये होगी रेजिस्टेंस की परिभाषा, ये हो गया आपका ओम्स लॉ। तो आपने ये देखा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले आगे बढ़े, थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। यहां पर प्रतिरोध चीज है क्या, रेजिस्टेंस चीज है क्या? एज द नेम सजेस्ट, आप नेम देके बता सकते हो कि रेजिस्टेंस ऐसी कोई चीज जो किसी चीज को रेजिस्ट कर रही है।
जो किसी चीज का प्रतिरोध कर रही है, अवरोध कर रही है। किसका अवरोध, किसका प्रतिरोध? यह आपका कंडक्टर है, यहां हमने लगाया सेल। यह सेल क्या कर रहा है? यह सेल यहां इस कंडक्टर में, इस चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनको रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन रेजिस्टेंस कहां से आया फिर? क्या इस चालक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या यहां पर कोई चीज नहीं है? है। उसके अंदर आयंस होंगे और भी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में देखा आपने कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन कैसे रहे हैं। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के बाद, जैसे कॉपर में से जब एक इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट सेल में से बाह्यतम कक्षा में से निकल गया, तो क्या कॉपर हट गया वहां से? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर है जो फ्री हुआ है, और वो कॉपर का आयन भी वहीं पर है। इसका मतलब इस कॉपर की वायर में, इस कंडक्टर में, इस चालक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बहुत सारे आयंस भी हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हुए हैं वो उन आयन से टकराएंगे। तो मतलब भले ही ये सेल इन्हें धक्का दे रहा है यहां पर आने के लिए, पर उनको प्रतिरोध मिल रहा है किससे? उन्हीं आयन से जो उस तार के, उस वायर के, उस कंडक्टर के, उस चालक के अंदर है। और यही जो अवरोध है जो कि आयन से उसे मिल रहा है, वही कहलाता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की परिभाषा भी मालूम पड़ गई और रेजिस्टेंस है क्या वो भी मालूम पड़ गया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, और एक टर्म आपने सुना होगा आपके 9th स्टैंडर्ड में, रेजिस्टिविटी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है? रेजिस्टेंस कितना है आप काउंट कर सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस होगा कितना किसी मटेरियल का, वो उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब ये चीज क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं केस 1। केस 1 में मैंने जो कंडक्टर लिया वो लिया मैंने कॉपर का, मतलब मैंने यहां पे तांबे की तार ली। केस 2 में मैंने एक तार ली जो कि एल्यूमिनियम की है। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने कॉपर के तार के लिए 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और एल्यूमिनियम की तार के लिए भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या इसमें से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा यानी कि करंट है क्या सेम होगी? जिसका आंसर है नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल है वो भले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, पर उस चालक के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही हैं आगे बढ़ने से, और वो है उस चालक का या उस कंडक्टर का, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो क्या कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस सेम सेम होगा? नहीं। इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम पे भले ही सेम वोल्टेज लगाया जाए, लेकिन उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा सेम नहीं होगी। अब कितनी होगी वो कैसे पता होगा? तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कॉपर का और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस पता करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों मटेरियल का प्रतिरोधकता यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी कितनी है, उसमें कितनी क्षमता है रेजिस्ट करने की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जानने के लिए आगे देखिए कैसे। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी चालक का, किसी भी कंडक्टर का, वह उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शुद्ध हिंदी में या सरल भाषा में बोला जाए कि चालक या कंडक्टर जितना बड़ा होगा उसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी, तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा। या दूसरी टर्म में बोला जाए कि आपको जितना ज्यादा लंबा सफर तय करना है, जितना लंबा डिस्टेंस है, उतना ज्यादा आपके गाड़ी के पहिए घिसेंगे, मतलब उतना घर्षण गाड़ी के पहियों पे आ रहा है। सेम चीज
यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब तार ज्यादा लंबी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लंबी दूरी तय करनी है। तो मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वह चालक की यानी कि तार की, कंडक्टर की लंबाई यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की एरिया के, कौन सा एरिया, देखते कौन सा एरिया, यही रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी कौन सा एरिया है, अगर ये जो पेन है वो आपका कॉपर का वायर है, तो ये इसकी लंबाई हो गई, तो एरिया कौन सा, यह एरिया, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन। तो ए जो है वो है आपका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल क्या है, वायर की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई, उसकी लेंथ। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L/A। मुझे यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, यहां पे इक्वल टू का साइन चाहिए। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमें कोई स्थिरांक चाहिए होता है, कोई कांस्टेंट चाहिए होता है। जब आप इसको हटाओगे तो हो जाएगा R इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इंटू ये टर्म जो कि है L/A, और जो यहां पे कांस्टेंट है वही है आपका प्रतिरोधकता, जिसको दिखाते हैं इस सिंबल से। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, R बराबर रो इंटू L/A। क्लियर है ये? तो यही जो आपका रो है वही रेजिस्टिविटी है। तो 2 मिनट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि 2 तार थे मेरे पास कॉपर और एल्यूमिनियम के, जिनके ऊपर मैंने समान वोल्टेज लगाया था, तो क्या उसमें से समान विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित होगी? तो उसका अगर आंसर आपको जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि कॉपर की लंबाई इतनी है और कॉपर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो इतना है, तो आप क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि रो कितना होगा, वहां से आप कॉपर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला से आप एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वोल्टेज आपको दिया है 10 वोल्ट, तो आई का वैल्यू आ जाएगा। तो यह है कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। तो यहां से एक सूत्र आपको यह बताना चाहिए फॉर्मूला, और दूसरा वहीं से कि रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। तो ये 2 फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए कि क्या है और कैसे आए हैं। जो क्या क्लियर है? सो ओम्स लॉ समझ गया। ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस को परिभाषित किया, रेजिस्टेंस से हमने 1 ओम को परिभाषित किया, और उसके बाद हमने ये देखा कि रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है और रेजिस्टिविटी को कैसे डिराइव करते हैं और फिर कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहां पे ओम्स लॉ का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। 4th टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। अगर आपको ओम्स लॉ पता है, अगर आपको यह पता है करंट फ्लो कैसे हो रहा है, किन की वजह से हो रहा है, अगर आपको यह पता है कि रेजिस्टेंस चीज क्या है और रेजिस्टेंस पैदा कौन कर रहा है, किसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, आपको ये पहले से पता है। देखते हैं कैसे। तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चीज क्या है कि कोई जो कंडक्टर है उसके अंदर की जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब एक साइड से दूसरी साइड ट्रेवल कर रहे हैं तो उन आयन से टकराते हैं, बार बार टकराते हैं। जैसे वो बार बार टकराएंगे तो क्या होगा, कोलिजन, बराबर। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार ताली बजाएं तो थोड़ी देर बाद हाथों की हथेलियां गर्म हो जाती हैं। क्यों? क्यों? घर्षण की वजह से। घर्षण की वजह से वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण यानी कि हीट, वहां पर हीट निर्माण होती है, वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। वही सेम चीज, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। कभी आपने ये घर में देखा होगा कि यदि आप टीवी को या मोबाइल का चार्जर को, अगर आप मोबाइल को चार्ज पे लगाएं और आपने मोबाइल को 1 घंटे पे चार्ज लगाया हुआ है और 1 घंटे के बाद आप जब उस चार्जर को टच करें तो वो गर्म होता है।
मोबाइल को टच करें तो मोबाइल का बैक भी गर्म होता है। यदि आप टीवी चलाएं 1-1.5 घंटा, उसको आप टच करें तो टीवी गर्म होती है, या आप लैपटॉप चलाएं उसके बाद उसको टच करें तो वो भी गर्म होता है। ये सब क्या है? यही है हीटिंग इफेक्ट। अब ये हो कैसे रहा है, हमें बस वो देखना है। तो हो कैसे रहा है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपका कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ है नहीं क्या उसके अंदर है? क्या है? आयंस। जब इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड ट्रेवल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स इन आयन से कोलाइड होंगे, बार बार कोलाइड होंगे, और उनकी कोलिजन की वजह से वहां पर हीट का निर्माण होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो क्या वहां पर सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? वहां पर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर। ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, और ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बार बार इन आयन से जो इसके अंदर हैं, कंडक्टर के अंदर, उनसे टकराएंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? घर्षण। घर्षण मतलब फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन जैसे वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इसी की वजह से आपका जो डिवाइस है वो गर्म हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज तो क्लियर है कि ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीटिंग इफेक्ट हो कैसे रहा है, आ कैसे रहा है। तो इसे हीटिंग इफेक्ट को जूल ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, और उन्होंने ये बताया। अब इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ जाओगे। कैसे? हम बस ये पता करना है कि हीटिंग इफेक्ट जो हो रहा है वो हीटिंग हो कितना रहा है। ऐसे दिखा रहा है हीट से, ठीक है। अच्छा, हीट क्या है? हीट इज एनर्जी, राइट? तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल, नो डाउट। हीट यानी कि ऊष्मा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा की इकाई, उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो जूल में होगा। यह याद रखना कि जो भी हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इन जूल, वो जूल में होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने यहां पर एक कंडक्टर लिया, एक वायर लिया, जिसको मैंने क्या किया? एक विद्युत सेल यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यदि मैं आपसे यह कहूं कि यह जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस समझिए पहले था 10 ओम, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस था पहले 10 ओम्स केस 1 में। मैंने लिया केस 2, वोल्टेज वही है, कंडक्टर वही है, मैंने इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, अब उसका रेजिस्टेंस मैंने ले लिया 100 ओम। तो रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या है? रेजिस्टेंस वो ये चीज दर्शाती है कि आपका ये जो कंडक्टर है, आपका जो ये वायर है, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने वाला है, कितना रोकने की कोशिश करने वाला है। तो यदि पहले केस में मैंने बोला कि 10 ओम था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे थे उन्हें रिपल्शन थोड़ा कम था। सेकेंड केस में मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, 100 ओम कर दी, मतलब अब रिपल्शन ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर अब रिपल्शन ज्यादा है तो मतलब ज्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का आयन से। ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये हो गया पहली चीज। ये जूल ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये मालूम पड़ा कि जो हीट प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से, वह उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समान अनुपाती होती है। सेकेंड चीज, फिर से केस 1 मैंने ये लिया कि मैंने जो वोल्टेज यहां पे लगाया था समझिए 3 वोल्ट का, मैंने इस सर्किट को, ये यहां पे एक स्विच है, मैंने इस स्विच को ऑन रखा 1 मिनट के लिए। तो मतलब 1 मिनट के लिए इसमें से करंट फ्लो होगा, 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, 1 मिनट के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर कोलिजन झेलना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए वहां पर फ्रिक्शन होगा। केस 2 मैंने टाइम बढ़ा के कर दिया 10 मिनट, यानी कि स्विच 10 मिनट के लिए क्लोज है तो करंट 10 मिनट के लिए फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 10 मिनट के लिए उनको यहां से गुजरना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 10 मिनट तक यहां पर आयन से टकराएंगे, यानी कि वहां पर 10 मिनट तक फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। मतलब कि अब ज्यादा घर्षण हो रहा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, जिसको दिखा रहा है टी से। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया चार्जर का। जब आप मोबाइल चार्ज करते हो तो क्या मोबाइल चार्जर कनेक्ट करके ही 1 मिनट के अंदर आपका चार्जर गर्म हो जाता है? नहीं, 5 मिनट बाद हल्का गर्म, 10 मिनट बाद थोड़ा और गर्म, 1 घंटे बाद ज्यादा गर्म। क्यों?
क्योंकि जितना देर तक आपका स्विच ऑन है उतने देर तक करंट फ्लो हो रहा है और उतने देर तक इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर रिपल्शन मिल रहा है, कोलिजन हो रहा है, टकरा रहे हैं बार बार, वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है और ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टाइम के डी प्रोपोर्शन होती है। और थर्ड चीज, केस 1 लेते हैं। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा था वो था 5 एम्पियर। केस 2 कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 50 एम्पियर। अब क्वेश्चन ये है, पहले 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, अब 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको पता करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर I पहले 5 था और मैंने टी सेम रखा है, टी में टच नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब अगर I पहले 5 एम्पियर था तो क्यू क्या रहा होगा, कुछ वैल्यू रही होगी। चलिए टी हम ले लेते हैं 1 सेकेंड, तो क्यू क्या आ जाएगा 5 कूलम। 5 कूलम का आवेश, 5 कूलम का चार्ज यहां से यहां जा रहा है। कब, जब करंट था 5 एम्पियर। केस 2 में हमने लिया करंट 50 एम्पियर। अगर करंट 50 एम्पियर है तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, जो कि आपको पता है, टी की वैल्यू हमने ले ली 1 सेकेंड, तो Q क्या आ जाएगा 50 कूलम। मतलब 50 कूलम का विद्युत आवेश, 50 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से यहां जा रहा है, बराबर। हमें ये नहीं पता कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या 50 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये बात तो जाहिर है कि 1 कूलम में अगर आप समझिए कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 50 कूलम में 50,000 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। तो यहां से बात मालूम पड़ती है कि जब आप करंट बढ़ाते हो तो करंट बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं उनकी नंबर्स भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन जूल ने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट में कि वो I की नहीं, I स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। क्यों, लॉजिकल रीजन देखा जाए तो I आप जब बढ़ा रहे हो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रहे हैं, वो पता नहीं कितने मल्टीपल टाइम से बढ़ रहे हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम पड़ा कि I स्क्वायर होगा वहां पर रिलेशन। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यही है जूल का हीटिंग इफेक्ट का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका डिडक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि ये रिलेशन क्या है, आर से क्या है, टी से क्या है, आई से क्या है। तो ये आपकी परिभाषा, ये आपका सूत्र आपको याद होना चाहिए। और एक चीज, ये हीट क्या है, एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो इसकी यूनिट हो गई जूल में, यहां लिख देता हूं यहां पर। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, इसकी अलग अलग फॉर्म में इसका सूत्र। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ ने बताया I क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R। आप उसका रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो आ गया V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, एक वेरिएशन ये है, उसी का एक फॉर्म ये भी है। सिर्फ क्या किया मैंने, I को रिप्लेस कर दिया, I इक्वल वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। या फिर इसका एक फॉर्म और है, यहां आप इसको I लिख दीजिए, I इंटू आर। ये क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर ना, यहां पर जाएगा V, मतलब V आई टी। तो ये भी आपका एक फॉर्म हो गया इसी फॉर्मूले का। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, और H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यूनिट क्या है, जूल। जूल 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 क्यों, हीट, हीट इज अ एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। अब यहीं से कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया होता है पावर, कि इतनी विद्युतीय शक्ति है, इतना इलेक्ट्रिक पावर है। ये पावर नहीं है, ये एनर्जी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ पावर, तो आपको पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन तो पता है, तो उससे भी आप दो चीज डिराइव कर सकते हैं यहां पर। देखिए हीट क्या है, हीट एनर्जी है,
अगर क्वेश्चन में ऊष्मा की बजाय विद्युत शक्ति की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक पावर की बात की जा रही है, तो पावर, आपको पता है शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, द रेट एट विच द वर्क इज डन। तो वर्क का जो रेट होता है वही शक्ति होती है, वही पावर होता है। तो मैंने कहा बताया दर मतलब अपॉन टाइम। किसका दर? वर्क का दर। वर्क की दर मतलब कार्य की दर, तो वर्क अपॉन टाइम, ये शक्ति होगी। और आपको ये चीज पता है कि जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी आप उतना ही काम कर सकते हो, यानी कि एनर्जी और वर्क एक ही चीज है। तो मैं इस वर्क को लिख सकता हूं कि एनर्जी, यानी कि क्षमता, कार्य बराबर क्षमता, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो मैंने यहां पर वर्क को रिप्लेस कर दिया किससे? एनर्जी। सो एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा बटे समय शक्ति, पावर। तो पावर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू एनर्जी, जिसको मैं दिखाता हूं ई से, टाइम दिखाता हूं टी से। अब बस अगर आपको ये चीज पता हो और अगर आपको नीचे वाली चीज समझी हो तो आप विद्युत शक्ति निकाल सकते हो। विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक, यानी कि यहां पे हीटिंग इफेक्ट अपॉन टाइम। यहां से देखिए ई का फॉर्मूला क्या है? ई मतलब ई इज एनर्जी, व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी। हीट भी ऊर्जा है, यहां मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो बस इसको उठा के रिप्लेस करना है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहां रिप्लेस करोगे आप तो T यहां अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। या फिर अगर उठा के मैं इसको रख दूं, यहां से T कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वी आई। या फिर आप इसको रखोगे उठा के यहां पर, T वहां अपॉन में T कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर की परिभाषा या उसका सूत्र। और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। शक्ति की इकाई वॉट होती है। तो ये है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हमने कैसे डिराइव किया, उसके अलग अलग फॉर्म्स जो पता होने चाहिए आपको। और दूसरी चीज, क्वेश्चन में कभी कभी वो ऊष्मीय ऊर्जा के जगह क्वेश्चन देते हैं विद्युत शक्ति, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर और इस एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस किसके बीच में? हीटिंग इफेक्ट यानी कि एनर्जी और पावर के बीच में। सो क्लियर हो गया आपको हीटिंग इफेक्ट, क्लियर हो गया ओम्स लॉ, क्लियर हो गया करंट, क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो आप उसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल दिए जाएंगे जो कि सिर्फ इन चीजों पर बेस्ड रहेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों से होंगे कनेक्टेड। तो आप दोनों लेक्चर पहले रिवाइज करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे जरूर आइए।